ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। कहते हैं कल्पना हकीकत से ज्यादा बड़ी और अद्भुत होती है, लेकिन सच और सपने के बीच का फासला भी बहुत कम होता है। कई बार हमारे साथ घटी घटनाएं हमारे लिए तो हकीकत होती है, पर औरों के लिए कोरी कल्पना। आज हम सुनेंगे मुंबई से अनुज जोशी की कहानी। अनुज जो भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो रात थी 16 दिसंबर 2007 की। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 100 के ऊपर की स्पीड से मुंबई वापस आ रहा था। बारिश में गाड़ी तेज चलाने का मजा ही कुछ और है। पर मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला था मुझे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं मस्त बारिश को चीरता हुआ गाड़ी दौड़ा रहा था कि अचानक मेरा ध्यान पेट्रोल इंडिकेटर पर गया एंड आई रियलाइज कि पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। एज एक्सपेक्टेड अगले 10 सेकंड में ही गाड़ी बंद पड़ी। ओह हेल, द ओनली वे आउट वाज डब्बा लेकर पेट्रोल पंप तक जाओ और वापस आओ। तेज बारिश और 5 किलोमीटर का वॉक। खैर डब्बा लेकर बाहर बारिश में निकला। भगवान का नाम लिया और चल। तब लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि 10 कदम ही चला था कि देखा कि पीछे से एक गाड़ी चली। मैंने लिफ्ट मांगी और गाड़ी रुक दी। मैंने कांच पर नॉक किया होपिंग कि मुझे लिफ्ट मिल जाए, लेकिन जब कांच नीचे हुआ तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगा। अंदर झांक के देखा तो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा था। नीला सूट, नीली हैट और बड़ी बड़ी आंखें। हेलो, मैंने कहा। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बहुत अजीब सी थी, ऑलमोस्ट क्रीपी। और तब उसने अपना मुंह खोला और उस आदमी की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी पीठ पर बर्फ डाल दिया। उसने कहा, हेलो। सच एक बार मन में आया कि तुरंत यहां से भाग जाऊं, पर मैंने अपने आप को संभाला और कहा, सर लिफ्ट मिलेगी? मुझे आगे 5 किलोमीटर तक जाना है, एक पेट्रोल पंप तक। उस आदमी ने अपनी उसी ही पतली और अजीब सी आवाज में जवाब दिया, आओ, बैठो। थैंक यू सर। मैंने एक लंबी सांस ली और गाड़ी में बैठ गया। कई बार कैसे होता है ना, वो कुछ करते ही मन से आवाज आती है कि गलत किया बॉस, गलत किया। बस वैसी ही आवाज मेरे मन में आ रही थी। मैंने फाइनली कहा, हेलो सर, मेरा नाम अनुज है। कॉल मी फ्रेडी। ओके, हाय फ्रेडी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। पतले से सूखे हुए होंठ और पीले रंग के टेढ़े मेढ़े दांत। मेरी तरफ मुस्कुराने के बाद फ्रेडी डिकोस्टा फिर आगे देखने लगा। धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। फाइनली बातचीत करने के इंटेंशन से मेरे मन में जो आया मैंने कह दिया,
आप बहुत खुश लग रहे हैं मिस्टर फ्रेडी। ओह यस, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कल सुबह अपने एक दोस्त से 4 साल के बाद मिलूंगा। अच्छा, देखो ये है उसकी तस्वीर। और उसने मुझे एक आदमी की तस्वीर दिखाई। मोटा सा आदमी, उम्र लगभग 50। ओह, तो इसलिए फ्रेडी मुस्कुरा रहे थे। मेरी जान में जान आई। थोड़ा गिल्टी भी फील हुआ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता, सामने पेट्रोल पंप आ गया। मैंने फाइनली फ्रेडी से कहा, एक बार फिर से थैंक यू सर। ओह सॉरी फ्रेडी। That is all right. अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो तो you can call me. और मेरे हाँ या ना कहने से पहले ही उसने अपनी जेब से कुछ कागजों का बंडल निकाला। काफी पुराने कागज थे वो, और उनमें से उसने एक कागज का कोना फाड़ा और उसमें लिखा फ्रेडी डिकोस्टा और अपना टेलीफोन नंबर और बैंड्रा वेस्ट का अपना एड्रेस। मुझे कागज दे दिया। मैं जैसे ही उतरा, उसने अपनी उसी डरावनी आवाज में कहा, फिर मिलेंगे। और तुरंत कार निकल गई। मैं उसके तुरंत बाद अपने कपड़ों को बचाते हुए पेट्रोल पंप में घुसा। वहां खड़े पेट्रोल अटेंडेंट ने मुझे देखकर पूछा, क्या साहब, आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है क्या? हाँ यार, तो अच्छा हुआ कि लिफ्ट मिल गई। लिफ्ट? काय का लिफ्ट साहब, आप कितने दूर से चलते आ रहे? सही मायने में मुझे अब डर लग रहा था। भाई मैं पेट्रोल पंप के सामने एक गाड़ी से उतरता हूं और पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को दिखाई नहीं देता। ये बात बहुत अजीब थी। मैं जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी चलाते हुए फाइनली घर आ गया। अगले दिन सुबह उठकर ऐसे लगा मानो कि सब कुछ सपना था। लेकिन मॉर्निंग न्यूज में कुछ देखा तो सब कुछ याद आ गया। एक प्लेन क्रैश की न्यूज टीवी पर आ रही थी। मरने वालों की फोटोग्राफ्स दिखाई जा रही थी और उसमें से एक मरने वाली की तस्वीर थी। मैं तुरंत पहचान गया उसे। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे ये आदमी तो वही है जिससे फ्रेडी डिकोस्टा 4 साल बाद मिलने वाला था। मैंने तुरंत वो कागज ढूंढा और उस नंबर पर कॉल किया। एक औरत ने फोन उठाया और मैंने कहा कि फ्रेडी डिकोस्टा से बात कर सकता हूँ। तो उस औरत ने गुस्से में कहा, What nonsense? क्या मजाक है ये? और फोन रख दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने फिर से कॉल लगाया। हेलो, अपनी मालकिन या मालिक को फोन दीजिए। और ये कोई बात करने का तरीका है? सामने से औरत ने मुझसे भी ज्यादा गुस्से में कहा, Do you know? आप मेरे हस्बैंड फ्रेडी डिकोस्टा के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें मरे 4 साल हो चुके हैं। मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे मैं अपनी सीट के अंदर ही धंसता जा रहा हूं। कुछ समझ नहीं आया। गला सूख गया। कल रात जो मुझे मिला, कहीं वो फ्रेडी का। अब सिर्फ एक ही चारा बाकी था कि मैं उसकी बीवी से जाकर मिलूं। Yes, may I help you? जी, मेरा नाम अनुज है। वो मैंने आपसे फोन पर बात की थी आपके हस्बैंड फ्रेडी के बाद। You, तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कल रात को उनसे मिला था और मेरी उनसे बात हुई थी। I'll call पुलिस अगर तुम इधर से नहीं गया तो। प्लीज मैडम बात सुनिए। वो उनका कद कुछ 6 फुट का था। वो पतले से बड़ी बड़ी आंखें और उन्होंने वो ब्लू सूट पहना था, ब्लू हैट भी। औरत तुरंत रुक गई, दरवाजा खोला और मुझे देखती रह गई और थोड़ी देर बाद बोली, मैंने दफनाते हुए यही कपड़े पहनाए थे उन्हें। तब उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल पहले आज ही के दिन फ्रेडी डिकोस्टा ने खुदकुशी कर ली थी।
यानी आज मरे हुए 4 साल हो चुके थे। पहले रोज सुबह उठकर मेरे को आई लव यू बोला करता, लेकिन एक दिन सुबह आई लव यू के बदले उनके मरने की खबर मिली। 4 साल से तड़प रही हूँ कि मेरा फ्रेडी फिर मेरे को आई लव यू बोलेगा। आई वॉज शॉक्ड। ये सब क्या हो रहा है? उनकी वाइफ मुझे उनकी कब्र तक ले गई। मुझे बहुत अजीब और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फ्रेडी के बारे में हर बात मिली, लेकिन एक चीज नहीं मिली, उनकी आवाज। उनकी वाइफ ने कहा कि हाँ, उनकी आवाज तो मैंने कहा एकदम अजीब सी, पतली सी और फटी हुई सी आवाज थी, राइट? तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी आवाज तो मोटी थी। तब अचानक उनका चेहरा एकदम सफेद हो गया और उन्होंने कहा, तुम जानता है मेरा हस्बैंड कैसे सुसाइड किया? अपने गले पे गोली चलाकर। इसीलिए उनकी आवाज। मेरे चक्कर बढ़ते जा रहे थे। तब अचानक उनकी वाइफ ने मुझसे पूछा, पर आपको ये नंबर कैसे मिला? हाँ, उन्होंने मुझे वो कुछ कागजों का बंडल था उनकी जेब में, जिसमें से एक कागज फाड़कर उन्होंने मुझे दिया। अचानक उनकी आंखें और बड़ी हो गई और उन्होंने कहा, किधर है? मुझे वो कागज दे दो अभी, प्लीज मुझे वो कागज दे दीजिए। देखिए इसमें लिखा है फ्रेडी डिकोस्टा, ये फोन नंबर और ये एड्रेस। और ये कागज तो उन्होंने कागज को पलटा और पीछे उन्हीं के अक्षरों में लिखा था, आई लव यू, और वो रो पड़ी। मैंने वो कागज हाथ में लिया और ऐसे लगा जैसे उस कागज में इलेक्ट्रिसिटी थी। मैंने कहा, देखिए ना, इट्स एज इफ फ्रेडी 4 साल के बाद आपके पास आए हैं और वो आपसे कह रहे हैं। जब मैंने अपने अगले शब्द कहने के लिए मुंह खोला तो मेरी अपनी आवाज मुझे अलग लग रही थी। मैंने कहा, आपसे वो कह रहे हैं कि तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 2 पर। 5 दिसंबर सन 1997। उन दिनों हम अलीगढ़ में रहा करते थे। मैं अपनी बीवी शाहीन को स्टेशन छोड़ने जा रहा था। वो दिल्ली में अपने मायके जा रही थी। ट्रेन करीब 5 बजे की थी और स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। फिर भी हम 3 बजे घर से निकले। बहुत कोहरा था उस दिन, एकदम विजिबिलिटी नहीं थी। मेरा एकदम भी मन नहीं था कि वो जाए, पता नहीं क्यों, पर इस बार कुछ अजीब लग रहा था। कुछ तो था जो खटक रहा था। हम स्टेशन पहुंच गए थे। ठंड काफी ज्यादा थी। मैंने शाहीन को ट्रेन में बिठा दिया था। चलिए अब जाइए, मैं चली जाऊंगी, ठंड काफी है और वैसे भी अब्बा मुझे लेने आ रहे हैं ना। ओफो, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, और अभी आधे घंटे हैं ट्रेन के जाने में। आप भी ना, ऑफिस नहीं जाना है क्या? और देखिए नमाज का भी टाइम हो रहा है। चलिए अब जाइए, मैं पहुंच के अब्बा से फोन करवा दूंगी, कहा ना। उन दिनों मोबाइल फोन सबके पास नहीं होते थे, सिर्फ लैंडलाइन होता था, तो आप किसी को भी किसी भी पल फोन नहीं कर सकते थे। फिलहाल मैं स्टेशन से निकला। कोहरा और गहरा हो चुका था। जाड़ों में सवेरा वैसे भी देर से ही होता है। ठंड काफी थी। मैं कांप रहा था। मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक बीच रास्ते में
मेरी कार के आगे वाले टायर से अजीब सी आवाज आई और कार एकदम से डिसबैलेंस हो गई। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाया और हिम्मत करके गाड़ी से उतरा। आगे वाला टायर पंचर था। या अल्लाह, इसे भी अभी खराब होना था। गाड़ी पुराने कब्रिस्तान के पास खराब हुई थी। पुराने अंग्रेजों के जमाने का कब्रिस्तान था वो, जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता था। वैसे तो मैं भूत प्रेत के किस्सों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता था, पर उस दिन ना जाने मुझे क्यों थोड़ा डर लग रहा था। मेरी गाड़ी की डिक्की में एक स्पेयर टायर पड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही डिक्की खोली, अचानक गाड़ी का आगे वाला दरवाजा खुला और बंद हो गया। मैं चौंक गया। मैंने तुरंत आगे जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। मुझे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था। टायर चेंज करने के लिए जैसे ही मैं आगे गया तो क्या देखता हूं कि टायर तो पंचर ही नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा सर घूम रहा था। शायद मुझे वहम हुआ था या मैं नींद में था, पर फिर भी ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि मुझे यहां से जल्दी निकलना चाहिए। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की। एक अजीब सी स्मेल, एक अजीब सी दुर्गंध थी मेरी कार के अंदर। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचा। घर पहुंचकर जैसे मैंने कार पार्क की और मैं अपने दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा तो फिर से कार के डोर के खुलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। क्या हो रहा था? ये कोई नहीं था वहां पे। मैं तुरंत घर के अंदर घुसा और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने एक लंबी सांस ली। उस भयंकर ठंड में मुझे पसीने आ रहे थे। सवेरा हो गया था। ऑफिस का भी समय हो रहा था। मैं जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में घुसा, अचानक से डोरबेल के बजने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं, अरे शाहीन, तुम ट्रेन पे नहीं चढ़ी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और ये तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं भाई? नहीं, कुछ नहीं। वो मेरा मन नहीं किया। अजीब लग रहा था, सो मैं ट्रेन से उतर गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे। अच्छा ठीक है, मेरा मन भी नहीं था कि तुम जाओ। चलो मैं अब्बा को फोन कर देता हूँ कि तुम नहीं आ रही हो, नहीं तो वो परेशान होंगे। कुछ नहीं करोगे तुम, कुछ नहीं करोगे तुम। क्या हो गया शाहीन? कैसे बोल रही हो तुम? नहीं, वो मेरा मतलब था कि मैंने स्टेशन से उन्हें फोन कर दिया था। अच्छा, ये लो, ये फोन भी डेड है। पता नहीं क्यों, पर मुझे उसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। ये वही शाहीन थी जिसे मैं कुछ देर पहले स्टेशन छोड़कर आया था। वो खुद ही तो घर जाना चाहती थी। उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। यही सब सोचते सोचते मैं उस दिन ऑफिस आया। काम में मन नहीं लग रहा था। शाम जैसे ही हुई मैं घर आ गया। घर अंदर से बंद था। मैंने कई बार डोरबेल बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे अब टेंशन हो रही थी। मैं खिड़की की तरफ जा ही रहा था देखने की, अचानक से मैंने देखा कि शाहीन मेरे पीछे खड़ी थी। असलम। शाहीन, तुम बाहर हो? तुम बाहर हो तो दरवाजा किसने अंदर से बंद किया? रुको, मैं पीछे के दरवाजे से जाता हूं। ओके। ये सब क्या हो रहा था मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज सवेरे मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने अंदर से दरवाजा खोला। मैंने सोचा कि शाम की नमाज का वक्त है, शायद ऊपर वाला ही कुछ राह दिखाए। मैंने शाहीन से बोला कि शाहीन, जरा कुरान पाक देना। पागल हो गया है।
कुरान पाक मंगवा रहा है मुझसे। नहीं असलम, दिमाग खराब हो गया है। ये सुनते ही जैसे उसकी रगों में खून दौड़ गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई, चेहरा लाल हो गया और वो ना जाने किस तरह से पता नहीं क्या क्या बड़बड़ करने लगी। कुरान पाक का नाम सुनते ही जैसे उसे करंट लग गया। वो मुझसे थोड़ी दूर चली गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। मैंने कहा, शाहीन तुम ठीक तो हो? मैं पानी लाकर देता हूं तुम्हें। नहीं, वो बस तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। अजीब सी भयानक हंसी, और रात तो जैसे तैसे कट गई। अगले दिन मैं उठा तो वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने पूछा, तुम सोई नहीं? मैं सोती नहीं हूँ। ये कैसे अटपटे जवाब दे रही थी वो। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं बाहर गया और तुरंत मैंने शाहीन के घर दिल्ली में फोन लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं असलम। सलाम असलम बेटा हम कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं पर मिल ही नहीं रहा। शाहीन ठीक ठाक पहुंच गई है, रुको अभी बात करवाते हैं। शाहीन? तो वो, या अल्लाह, मेरे तो पांव के नीचे से जमीन सरक गई। ये सब क्या हो रहा था? अगर शाहीन वहां है तो आखिर ये कौन था? अगर ये सच है तो वो क्या था? तभी फोन पर दूसरी तरफ से शाहीन की आवाज आई। हेलो, क्या मुझे एक दिन हुआ गए और आप इतनी जल्दी भूल गए? एक फोन तक नहीं हुआ ना आपसे? और ये घर के फोन को क्या हुआ है? हेलो, कहाँ हो आप? शाहीन, हेलो शाहीन, सुनो, तुम कैसे भी करके अगली बस से यहाँ अलीगढ़ आ जाओ। अभी तुरंत। क्या हुआ असलम? सब ठीक तो है ना? शाहीन, बस प्लीज तुम अगली बस से आ जाओ। मैं बाद में बताऊंगा, अभी बात करने का समय नहीं है, प्लीज। अच्छा ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक मुझे याद आया कि शाहीन एक पीर बाबा के पास काफी जाती है, पुरानी मस्जिद के पीछे। क्यों, ये तो नहीं जानता, पर मैं भागते हुए उधर गया। बाबा ने मुझे पहचान लिया था। बाबा को मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिक्र मत कर बच्चा, अल्लाह हम सब का इम्तिहान लेता है। तू पाक बंदा है। आ देखते हैं किस रूह का साया है तुझ पर और तेरे घर पर। मैं बाबा के साथ चल दिया। शाहीन को फोन किए काफी टाइम हो चुका था। मैं उसे अकेले घर नहीं जाने देना चाहता था, सो मैं पहले बस अड्डे गया। जब मैं, शाहीन और बाबा घर पहुंचे, दरवाजा खुला था। जैसे ही हम घर में घुसे, दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया और घर की सारी खिड़कियां एक के बाद एक करके बंद हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सदाकल्लाहुल अज़ीम। ऐ रूह, तू जहां कहीं भी है, सामने आ। इस जहां से अब तेरा कोई वास्ता नहीं। परवरदिगार से डर। आ, इन नेक बंदों को और परेशान न कर। मैं तुझे हुक्म देता हूं, आ सामने आ। जैसे ही बाबा ने ये बोला, एक औरत के जोर से हंसने की आवाज आने लगी। और शाहीन की हमशक्ल औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, जो देखते देखते एक भयानक डायन में बदल गई। हरी आंखें, बड़ा सा चेहरा
और लंबे बिखरे बाल। वो चेहरा मैं आज तक नहीं भूल सका। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और तेज तूफानी बारिश भी शुरू हुई। तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं भेज सकते। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुझे पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु सदाकुल अज़ीम। अल्लाह। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। असलम बचाओ मुझे। असलम बचाओ मुझे, खुदा के वास्ते मुझे बचा लो। उस डैन ने शाहीन को पकड़ लिया था। वो उसके कांधे पर चढ़कर बैठ गई थी। मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन बाबा ने तुरंत मुझे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू मेरे गले पर लगा दिया और धीमे से कान में बोले, रुक, चुप खड़ा है। ऐ रूह, अगर तूने उस मासूम बच्ची का बाल भी बांका किया तो मैं इस बंदे का सर अलग कर दूंगा। तुझे ये कभी ना मिलेगा जो तू चाहती है। तड़प तड़प कर मरेगी तू हमेशा। छोड़ दे उस बंदी को। या अल्लाह। उस डैन ने बाबा की तरफ गुस्से से देखा और शाहीन को छोड़ दिया। शाहीन जमीन पर गिर पड़ी और डैन बाबा की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो बाबा के पास आई, बाबा ने तुरंत मुझे छोड़ दिया और अपने झोले से एक छोटी सी बोतल निकाली। या अल्लाह, या अल्लाह। और बाबा ने बोतल बंद कर दी। बंद करते ही बाबा पास रखी एक चेयर पर गिर गए। हम दोनों भागते हुए बाबा के पास गए। बड़ी मुसीबत टल गई बच्चा। ये तावीज तुझे हमेशा पहनना है और इस घर को जल्दी खाली कर दे। ये रोज ज्यादा वक्त इस बोतल में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, शुक्र है तेरा। बात साल 2003 की है। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला दिन था। मैं थोड़ा डरा हुआ था, पर इस बात से थोड़ा कॉन्फिडेंस तो जरूर था कि मेरे जैसे कुछ और भी हैं जो कि उतने ही डरे हुए हैं। पहले ही दिन मेरी दोस्ती वरुण से हो गई थी। वरुण काफी शाय था वो और बहुत डरा हुआ था। तो चलिए बढ़ते हम रैगिंग के बारे में सोच के थोड़ा परेशान थे। यार रैगिंग तो हर कॉलेज में होती है, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, थोड़ा डांस करवाएंगे, थोड़ा गाना गाने को बोल देंगे। तू इतनी टेंशन मत ले यार। बट मैंने काफी सुना है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बुरी रैगिंग होती है। हे भगवान, इतना परेशान मत हो, जब होगी तब देखेंगे। चल अभी लेट हो रहा है। वो जो लड़के खड़े हैं ना, उनसे पूछते हैं कि यहाँ ऑडिटोरियम कहाँ पर है। हाँ चलो। ए गौरव, वो देख फ्रेशर आ रहा है। आने दे, सही जगह आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, ये ऑडिटोरियम कहाँ पर होगा? फर्स्ट ईयर। यस सर। सही जगह आए हो तुम। आओ दिखाता हूँ। नहीं सर, सर आप बस बता दीजिए, हम चले जाएंगे सर। फर्स्ट ईयर होके जबान लड़ा रहा है। चल ठीक है। वो हमें हॉस्टल ले गए। वहां हमारे जैसे काफी और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। सारे सीनियर्स सामने बैठे थे। सबको बुला बुला के उनका इंट्रोडक्शन लिया जा रहा था। हम जैसे ही हॉस्टल के हॉल में पहुंचे, वरुण ने मेरे कान में कहा, यार यहाँ तो रैगिंग हो रही है, मुझे नहीं देनी रैगिंग। यार तू फंसवाएगा, चुपचाप कर दे जो वो कह रहे हैं, ज्यादा पंगा मत लियो, समझे? हम सबको एक लाइन में खड़े होने को बोला। सबको एक एक करके बुलाया जा रहा था। सबको कपड़े चेंज करके साड़ी पहन के डांस करने को बोला जा रहा था। सब डरे सहमे किए जा रहे थे। सामने बैठे सीनियर्स हंस रहे थे। फिर जैसे ही वरुण की बारी आई, नहीं, रैगिंग इज अगेंस्ट द लॉ, मैं नहीं करूंगा। क्या मतलब नहीं करेगा? पागल मत बन, कर दे और खत्म कर।
कैसे नहीं करेगा? पकड़ो इसको सब, इधर लाओ। 2 सीनियर्स ने आके वरुण का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हम सबको डर लग रहा था कि पता नहीं अब वो वरुण के साथ क्या करेंगे। काफी किस्से सुने थे हमने रैगिंग के बारे में। वरुण के ऊपर भी काफी गुस्सा आ रहा था कि मान क्यों नहीं जाता, नहीं तो सब फंस जाएंगे। ये सब हो ही रहा था कि शोर सुनकर हमारे वार्डन मिस्टर सिंह आ गए और उस समय वरुण बच गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्लास में क्यों नहीं हो? यार ये बुढ़ा कहाँ से आ गया? कुछ नहीं सर, बस इंटरेक्ट कर रहे थे फ्रेशर्स से, बस। मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा था। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। अगर फिर से तुमने किसी की रैगिंग लेने की कोशिश की तो तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा। जी सर। नाउ गो टू योर क्लासेस। वरुण बेटा तू तो गया। उस दिन तो सब बच गए, पर हमें पता था कि ये हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहा था हमारा डर बढ़ता जा रहा था। रात को मेस में भी सब वरुण को ही देख रहे थे। वो चुपचाप खाना खा रहा था। हम उसे बोल रहे थे कि वो टेंशन ना ले, हम सब है ना उसके साथ। खाना खा के जैसे ही हम हॉस्टल पहुंचे, लाइट्स ऑफ होते ही हमारे कमरे में किसी ने नॉक किया। कौन है? कौन है? अरे खोल यार, हम हैं। सवेरे आइएगा, हमें सुना है, हमारी क्लास है। अरे यार हम तेरी रैगिंग नहीं लेंगे रे, तू एक बार मिल तो ले। हम बस सॉरी बोलने आए थे। को यार तू तो बुरा मान गया। रैगिंग तो सबकी होती है, हमारी भी हुई थी। हम भी तेरे दोस्त ही हैं। चलो अब दोनों बाहर आ जाओ। हम बाहर आए तो क्या देखते हैं कि 10-12 सीनियर्स हमारा वेट कर रहे हैं। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी एक सीनियर जिसे हम पहले कभी नहीं मिले थे आके वरुण से बोलता है कि यार काफी सुना है तेरे बारे में, तू नहीं देना चाहता ना रैगिंग। चल एक लास्ट चीज कर दे, फिर हम सब दोस्त, ठीक है? तो सुन, अपने हॉस्टल के पीछे आधा किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक है, बस तुझे वहां जाना है और ये फूल वहां रखना है। ट्रेन के पास होने तक रुकना है और चले आना है। तू तो इतना बहादुर है तो कर ही लेगा ना। और हाँ, हम तुझे छत से देखते रहेंगे। इतना करेगा तो फिर तेरी रैगिंग नहीं होगी। पर इतनी रात को तो वहाँ कोई भी नहीं होता है और रेलवे ट्रैक थोड़ा ऊपर जाके है। बच्चे को डर लगता है। ये सिर्फ बोलने का शेर है, इसके बस की नहीं है। ठीक है, ये हुई ना बात। ये ले फूल और जा, हम ऊपर से देख रहे हैं। और सुन, आराम से जाइयो बेटा, वार्डन को पता नहीं चलना चाहिए। सीनियर्स और मेरे साथ कुछ और फ्रेशर्स, हम सब छत पे आ गए। हम ऊपर से वरुण को जाते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर तक वो दिखा, पर फिर दिखना बंद हो गया। काफी अंधेरा था, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। ट्रैक दूर था पर फिर भी पता चल रहा था। तभी दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी, पर वरुण कहाँ था पता नहीं। हमारे और ट्रैक के बीच काफी पेड़ थे तो कुछ भी पूरा नहीं दिख रहा था। ट्रेन आई, ट्रेन चली भी गई, फिर सन्नाटा हो गया। हम वरुण का वेट कर रहे थे पर वो दिखाई नहीं दिया। अब हमें वाकई टेंशन हो रही थी। मैंने बोला कि एक बार चल के देखते हैं यार। हम जाने ही वाले थे कि वरुण आता हुआ दिखाई दिया। हम भागते हुए उसके पास पहुंचे। तू ठीक तो है ना? हाँ, बस मैं फूल नहीं रख पाया। चुप रहे, किसी को बोलना मत। अब चल कमरे में। थैंक गॉड, ये चैप्टर खत्म हुआ। वो रात तो जैसे तैसे कटी, पर वरुण अगले दिन से कुछ अजीब सा हो गया। रह रह के बार बार बोलता कि उसे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दे रही है, जबकि आसपास कुछ नहीं होता था। और जैसे ही उसे ट्रेन की आवाज आती, उसका सिर दर्द करने लगता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा था। उस रात जब हम अपने रूम में पहुंचे, मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज आ रही है। कोई ट्रेन नहीं है वरुण, ये तेरा वहम है बस। ध्यान से सुन, खिड़की के पास जा। ओह, ले आ गया खिड़की के पास। क्या सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही है? क्या हो क्या गया तुझे? कोई ट्रेन, कोई हॉर्न, कुछ नहीं है मेरे भाई।
तेरे कान बज रहे हैं। चल सो जा। तुझे सुनाई नहीं दे रही, पर है और तेज हो रही है। मैं खिड़की बंद कर रहा हूँ, प्लीज सो जा मेरे भाई, कल जल्दी उठना है, ठीक है? कैसे करके उस रात मैंने खिड़की बंद की और बेड पर लेटा। बस थोड़ी नींद आ ही रही थी कि अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने तुरंत आंख खोली तो इतनी रात को कहाँ जा रहा है? तू सो जा, मैं आता हूँ। वरुण तू पागल हो गया है। मुझे काफी नींद आ रही थी और वरुण के ऊपर गुस्सा भी। मैं सो गया। वो रात को कब आया मुझे पता नहीं चला, पर जब मैं सो के उठा तो वो अपने बेड पर था। बाहर काफी शोर था। मैंने कमरा खोला तो काफी सीनियर्स खड़े थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो बताया उससे मैं एकदम से चौंक गया। उसने बोला कि कल रात करण ने सुसाइड कर लिया। उसकी बॉडी पीछे वाले रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। मुझे पता नहीं चला कि कब वरुण आके मेरे पीछे खड़ा हो गया। करण ने सुसाइड क्यों किया किसी को कुछ पता नहीं। वरुण तूने सुना करण ने सुसाइड कर लिया? हाँ मुझे पता है। तुझे कैसे पता? सबको पता है। उसके बाद हॉस्टल का माहौल काफी अजीब हो गया था। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। हम सब काफी डरे हुए थे, पर वरुण कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। वरुण को इस बात से एकदम फर्क नहीं पड़ा था कि हमारे बीच किसी ने सुसाइड कर लिया है। बस उसे हर समय ट्रेन की हॉर्न की आवाजें सुनाई देती थी। वो बीच बीच में गायब हो जाता था। उस रात भी वही हुआ। मैं जैसे ही लेटा अचानक से फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। यार तू फिर से कहीं जा रहा है? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तू सो जा। वरुण माहौल ठीक नहीं है, मत जा। अब मुझे क्या होगा, तू सो जा। मैंने उठने की बहुत कोशिश की कि मैं उसे रोक लूं, पर पता नहीं क्यों मैं उठ ही नहीं पाया। लगा जैसे कोई मुझे उठने से रोक रहा है। वरुण मेरी तरफ अजीब तरीके से देख रहा था। उसने मुझसे इशारा किया कि मैं लेटा रहूं, और फिर वो निकल गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन सवेरे किसी ने हमारे डोर पर नॉक किया। मेरी आंख खुली तो वरुण वहीं था। मुझे फिर नहीं पता चला कि वो रात को कब गया कब आया। मैंने दरवाजा खोला तो वार्डन थे। तुम दोनों कल रात कहाँ थे? सर हम तो यहीं अपने रूम में थे। और तुम? मैं भी यहीं था। क्या हुआ क्या सर? कल रात आदित्य ने सुसाइड कर लिया। रेलवे ट्रैक पे, उसी टाइम पे और उसी ट्रेन से जिससे करण ने सुसाइड किया था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो लगातार हुए सुसाइड्स नहीं हो सकते। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये सब हो क्या रहा था? पहले करण, फिर आदित्य, सेम ट्रेन सेम टाइम। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। उस दिन हॉस्टल में सिर्फ एक ही चीज थी हवा में, डर, जो हर किसी के चेहरे पे था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है, कौन है इन सब के पीछे। उस दिन कैफेटेरिया में डिसाइड हुआ कि आज रात हम सब उस टाइम छत पे जाके देखेंगे कि कौन कर रहा है ये सब। हॉस्टल में रात को निकलने पर कर्फ्यू लग गया। क्लासेस भी सस्पेंड हो गई थी। हम सारे उस दिन एक साथ ही थे। किसी को भी कहीं भी अकेले जाने की इजाजत नहीं थी। रात हुई और सब डिनर करके अपने रूम में आ गए। 12 बजे सबको छत पर मिलना था, लेकिन वरुण आने को तैयारी नहीं थी। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग देख लेना। यार वरुण, तेरा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, अब मुझे क्या होगा। चली क्या बोल रहा है तू? तुझे हॉर्न की आवाज सुनाई दी? यार फिर से नहीं। ठीक है, तू यहीं रह और ये हॉर्न सुनता रह, ठीक है? पर प्लीज आज रात बाहर मत जाइयो। 12 बजते सारे स्टूडेंट्स छत पर आ गए। कुछ मिसिंग थे, पर कौन ये पता लगाना मुश्किल था। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। वो अजीब सी डरावनी रात थी। 12 बज गए, पर कुछ नहीं हुआ। हम सब छत पे आंखें गड़ाए देख रहे थे। अचानक से हम क्या देखते हैं कि वरुण गौरव का हाथ पकड़कर ट्रैक की तरफ जा रहा है। दोनों में से कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, बस जैसे नींद में ही चले जा रहे हो।
किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम धीमे धीमे नीचे उतरे और उनके पीछे चलने लगे। मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। ये वरुण रोज रात को कहाँ गायब हो जाता था। अगले दिन किसी का सुसाइड करना। मेरा सर घूम रहा था। हम उनका पीछा करने लगे। वो हमसे काफी आगे थे। भाग ट्रेन तक पहुंचने की हिम्मत हम में से किसी की भी नहीं थी। हमने देखा कि ट्रैक पे जाके गौरव ट्रैक पे लेट गया और वरुण वहीं खड़ा था। ये दोनों कर क्या रहे थे? मैं भागते हुए उसकी तरफ जाने लगा। वरुण! वरुण! हे वरुण! पागल हो गए क्या? हे वरुण! ट्रैक से हट जा! वरुण ट्रैक से हट जा! हे वरुण! मेरी बात नहीं सुन रहा है? वरुण! वरुण! ट्रेन आ रही है, ट्रैक से हट जा मेरे दोस्त! मैं जब तक वहां पहुंचा ट्रेन उन दोनों के ऊपर से जा चुकी थी। हम में से किसी से देखा न गया। ट्रेन जब गुजर गई तो गौरव की लाश वहीं थी। उसके हाथ पैर कट चुके थे, लेकिन वरुण वहीं खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसे खरोच भी नहीं आई थी। वो हमारी तरफ गुस्से से देख रहा था। वरुण! चौंको मत। मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन मैं यहाँ फूल रखने आया था। मैं फूल रखने ही जा रहा था कि ट्रेन ने मुझे मार दिया था। तुम सबको मैं यही सिखाने आया हूँ कि मजाक की भी एक हद होती है। रैगिंग से कोई किसी को जान नहीं सकता, सिर्फ किसी की जान ले सकता है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। मैं उन सबको ऐसे ही मार दूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये किया। आदित्य और करण को मैंने पहले ही खत्म कर दिया है और आज गौरव की बारी थी। हम सब की हालत खराब थी। हम तुरंत हॉस्टल गए। रात को सब एक साथ ही सोए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके साथ मैं पिछले 3 दिन से रह रहा था वो जिंदा ही नहीं था। वो एक ऐसा डर है जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगले दिन वरुण की लाश दूर किसी एक गड्ढे में मिली। हॉस्टल उसके बाद खाली करवा दिया गया। वहां अब कोई नहीं जाता। आज भी मैं अपने आप को ये विश्वास नहीं दिला पा रहा कि क्या वो सच था। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 4 पर। करीबन 1 महीने पहले की बात है। ऑफिस के किसी काम से अनिमेश को 6 दिनों के लिए केरला भेजा गया था। पहले के 4 दिन उनके बड़े आराम से बीते और 5वें दिन से शुरू हुआ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। 5वें दिन उन्हें एक नए होटल में चेक इन करना था जो बोलगट्टी आइलैंड कोची में था। एक लंबे सफर के बाद 5वें दिन दोपहर वो उस होटल में पहुंचे। इस होटल में अजीब सी शांति थी जो अनिमेश को काफी अस्वाभाविक सी लग रही थी। अचानक ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पूरा शरीर भारी सा हो गया है और उनके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसका कारण शायद लंबे से सफर के बाद शरीर में आई थकान भी हो सकती है। होटल के मैनेजर ने उसे रूम नंबर 111 की चाबियां पकड़ाई और होटल के स्टाफ ने उसका सामान उठाकर अनिमेश को उसके पीछे पीछे आने को कहा। एक लंबी सी गैलरी को पार करते हुए वो रूम नंबर 111 तक पहुंचे और इस बीच गैलरी में एक बच्चे के रोने की आवाज अनिमेश के कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी, परंतु वहां कोई बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा था। रूम नंबर 111 इस होटल की गैलरी का आखिरी कमरा था। रूम का दरवाजा खोलते के साथ ही
अनिमेश को हवा के एक झोंके ने जोरदार धक्का दिया, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस दरवाजे को खोलते के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज कहीं विलुप्त हो गई। उस कमरे के अंदर की शांति अनिमेश को काटने के लिए दौड़ रही थी। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया और पलंग पर चुपचाप लेट गया। अजीब तरीके से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। खुद को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था अनिमेश उस कमरे के अंदर, जहां से एक अजीब तरह की गंध आ रही थी, मानो जैसे महीनों से वो कमरा बंद पड़ा हो और उसकी साफ सफाई नहीं हुई हो। उसने रिसेप्शन में फोन लगाने के लिए कमरे के अंदर पड़ा फोन उठाया, परंतु फोन डेड पड़ा था। नहीं चाहते हुए भी अनिमेश को आखिरकार उठना ही पड़ा। उसके कमरे से रिसेप्शन बहुत दूर था। रिसेप्शन की ओर जाने के रास्ते में होटल के स्टाफ उसे अजीब सी नजरों से ताड़ रहे थे। हालांकि इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वो रिसेप्शन की ओर आगे बढ़ता गया। वहां पहुंचकर उसने मैनेजर से कमरे के बारे में शिकायत दर्ज करी और उसका कमरा बदलने के लिए अनुग्रह भी किया। मैनेजर ने कहा, सर, इस वक्त और कोई कमरा खाली नहीं है, बस आज रात की बात है, मैं कल सुबह आपका कमरा बदल दूंगा और फिलहाल के लिए मैं आपके कमरे की अच्छे से साफ सफाई करवा देता हूं। करीबन 1 घंटे के लिए अनिमेश रिसेप्शन के सोफे पर ही लेट गया। जब आंखें खुली तो घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया और तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। उस दिन मीटिंग रात 8 बजे तक चली और मीटिंग से लौटने के बाद रात 9 बजे अनिमेश ने अपने होटल में डिनर किया और रूम नंबर 111 में चला गया। उसके इस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी और खिड़की के बाहर का नजारा अविश्वसनीय था। खिड़की खोलते के साथ ही सामने का नजारा वंबानत लेक का था। अनिमेश ने अपना टीवी ऑन किया। टीवी के बाईं तरफ एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर लग रहा था कि वो किसी विदेशी बच्चे की तस्वीर थी, जिसके चेहरे से मासूमियत साफ झलक रही थी और उसकी निगाहें अनिमेश की तरफ थी। सच मानिए तो उसकी निगाहें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बस अनिमेश को घूरे जा रहा हो। अनिमेश ने उस तस्वीर की तरफ देखना बंद कर दिया और टीवी बंद करके लैपटॉप पर काम करने लगा। तभी अचानक अजीबोगरीब घटनाएं घटी हमारे अपने आरजे अनिमेश के साथ, जिसने उनकी सोच बदल कर ही रख दी। बोलगट्टी आइलैंड
वो अम्बानत लेक की ओर देख रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे धक्का सा दिया। ये धक्का बहुत जोर से नहीं था, इसलिए बस उसके कदम हल्के से लड़खड़ाए, परंतु मन में एक डर पैदा हो गया था, क्योंकि उस कमरे में उसके से ही रिमोट उठाया, उसकी नजर टीवी के बाईं ओर दीवार पर लगी उस विदेशी बच्चे की तस्वीर की तरफ गई। पाया कि बाथरूम की लाइट अपने आप जल और बुझ रही है। दबे हुए कदमों के साथ उसने बाथरूम की ओर जाना शुरू किया और गौर तलब रूप से बाथरूम की बत्ती का स्विच बंद पड़ा था, परंतु लाइट अपने आप जल और बुझ रही थी। इसके पीछे शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, परंतु बाथरूम से निकलने के बाद अनिमेष की आंखों के सामने जो नजारा था वो ना ही किसी टेक्निकल फॉल्ट का नतीजा था और ना ही उसके पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या थी। यू टर्न शो में चल रहा है प्रवीण, यानी मेरे साथ, मानो या ना मानो। अनिमेष जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, उसकी नजर अपने पलंग पर गई, जहां उसके लैपटॉप के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था एक 5 साल का छोटा सा बच्चा रहा था। उम्र के तकाजे से शायद ये उस होटल के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक थे। अनिमेष ने चिल्लाते हुए उनसे कहा कि मैंने मेरे कमरे में एक बच्चे को देखा है। अनिमेष के इतना कहते के साथ ही उस होटल स्टाफ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, मानो अकस्मात ही उसे कुछ याद आ गया, परंतु उसने सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर आप ठीक समझो
तो आप मेरे साथ आज की रात यहाँ गुजार सकते हैं। अनिमेश ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चाचा, कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाहते। और फिर उसके बार बार अनुरोध करने से चाचा ने कमरा नंबर 111 का सबसे बड़ा राज बताया। करीबन 2 साल पहले लंदन से एक परिवार इस होटल में रहने आया। उन्होंने 1 महीने के लिए कमरा नंबर 111 बुक करके रखा था और कमरे को अपने घर की तरह सजा भी लिया था। वहां दीवार पर लगी पेंटिंग को उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे की फोटो के साथ बदल दिया था। 28 जून 2010 की रात कयामत की रात थी। न जाने पति पत्नी के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि पति ने तेज धार वाली छुरी से पहले तो अपनी पत्नी का बेरहमी से खून कर दिया और फिर अपने 5 साल के बच्चे को खिड़की से बाहर वंवानस लेक में धकेल दिया और उसके बाद खुद कमरे के पंखे से लटककर कुछ भी नहीं पता है। चाचा की बातें सुनते सुनते कब अनिमेश की आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो चाचा उसे अगल बगल कहीं नजर ही नहीं आए। सुबह करीबन 10 बजे अनिमेश की फ्लाइट थी, इसलिए अनिमेश ने हिम्मत करते हुए अपना लगेज लेने खातिर उस रूम में प्रवेश किया और झटपट सारा सामान लेकर कमरे से बाहर आ गया। दरवाजा बंद करने के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज एक बार फिर उसकी कानों में पड़ी। ये सुनते के साथ ही अनिमेश रिसेप्शन की ओर भागा। उसने तुरंत अपना बिल क्लियर किया। आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि रहमान की मौत तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। मानो या ना मानो। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 5 पर। कोलकाता में रहने वाले शायन बाबू एक सरकारी कार्यालय में काम करते थे और वो भी एक बहुत ही ऊंचे पद पर। शायन की पत्नी की मृत्यु करीबन 5 साल पहले ही हो चुकी थी और उसके बेटे बेटी गांव में अपने ताया जी और ताई जी की देख रेख में बड़े हो रहे थे। छुट्टियों में शायन गांव जाया करता था और अपने बच्चों के साथ दिल खोलकर समय बिताता। इस बार करीबन 8 महीनों के अंतराल के बाद शायन गांव लौटने वाला था, इसलिए उसकी उत्सुकता देखते ही बन रही थी। गांव में घर वालों को पता
चाचा जी का इंतजार कर रहा था। रात करीबन 11 बजे सर्दी की उस ठंडी कड़कड़ाती रात में वो चादर लपेटे रेलवे स्टेशन पहुंचा चाचा जी को लेने, अर्थात शायन को लेने। चाचा भतीजे का प्यार देखते ही बन रहा था। चाचा जी को प्रणाम कर उसने सारा सामान अपने हाथ में लिया और उनसे बात करते हुए घर की ओर बढ़ने लगा। करीबन 15 मिनट के सफर के बाद शायन अपने घर में था, जिससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। शादी के बाद शायन ने ये घर अपनी पत्नी के साथ मिलकर ठीक अपने सपनों के घर की तरह सजाया था। 5 सालों से वो कमरा बंद पड़ा था जहां शायन अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी और उसकी मृत्यु के बाद शायन ने उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कभी किसी ने इस बात का जिक्र ना तो शायन से करा और ना ही अपने इस फैसले को विस्तार से समझाने की जरूरत समझी शायन ने। घर के बैठक खाने में बैठकर बातें करते हुए रात काफी हो गई थी शायन और उसके भतीजे को। शायन ने कहा कि अब मैं थोड़ी देर सो लेता हूं, क्योंकि बच्चे सुबह उठते के साथ ही उसे उठा देंगे। इतना कहकर वो अपने भतीजे के कमरे में चले गए और अंदर से चिटकन लगा ली। सुबह करीबन 7 बजे से बच्चे दरवाजा खटखटा रहे थे, परंतु शायन शायद इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उन्हें बाहर हो रही दरवाजे पर दस्तक का कोई अंदाजा ही नहीं था। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, घर वालों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। इस वक्त घड़ी में दिन के 11 बज चुके थे और बर्दाश्त की सीमा भी आपे से बाहर हो गई थी। घर वालों ने अंततः दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। दरवाजे को तोड़ जब उन्होंने कमरे के अंदर प्रवेश करा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने इससे पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। शायन का शरीर हवा में लटका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी चीज से उसके शरीर को हवा में अटकाया गया हो, परंतु ऐसा था नहीं। घर वाले इस अद्भुत घटना से उबर पाते उससे पहले ही शायन का हवा में लटका हुआ शरीर धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा। ये सब कुछ घर वालों की समझ से काफी परे था। उन्होंने तुरंत शायन को संभालने की कोशिश करी। उसका शरीर आग की तरह गर्म था और होशो हवास गुल थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने संपूर्ण रूप से निरीक्षण करने के बाद कुछ दवाइयां लिख दी। दवाइयों के इस्तेमाल से शाम होते होते उनके बुखार में काफी कमी आ गई थी और धीरे धीरे वो अपने होश में भी आ रहे थे। पूर्ण रूप से अपने होश में आने तक घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। उनके भतीजे ने उनसे पूछा कि चाचा जी, आपको क्या हुआ था? अपने भतीजे का ये सवाल सुन शायन ने उसे बताया, कल रात जब वो सोने गए तो उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने खिड़की पर दस्तक दी हो। इस घटना को अपना वहम मान उन्होंने फिर से सोने का प्रयत्न करा, परंतु एक बार फिर उन्हें खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। इस बार भी वो मन मारकर बिस्तर पर लेटे रहे, परंतु तीसरी बार जब उन्होंने खिड़की पर दस्तक सुनी तो उन्होंने उस इंसान को सबक सिखाने की ठान ली जो उनके साथ इतनी रात गए ये गंदा मजाक कर रहा था। उन्होंने बिना समय गंवाए ही
खिड़की खोली और खिड़की खोलने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक विशालकाय आकृति उनके सामने खड़ी थी। शायन कल रात उसके साथ घटी इस घटना के बारे में अपने भतीजे को बता ही रहा था कि बताते बताते अचानक शहर कोलकाता से शायन अपने गांव गया था, अपने बच्चों से मिलने के लिए जो अपने ताया जी और ताई जी की देखरेख में बड़े हो रहे थे। गांव में अपने मकान के अंदर शायन ने अपना कमरा आज से 5 साल पहले ही बंद कर दिया था, अपनी पत्नी की मौत के बाद। रात 11 बजे जब वो अपने घर पहुंचा तो अपने भतीजे के कमरे में सोने गया और सुबह 11 बजे तक जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर का नजारा देख सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। डॉक्टर की दवाइयों से शायन का बुखार बहुत हद तक खत्म हो चुका था, परंतु होश उसे रात के 10 बजे के बाद ही आया। उसके भतीजे ने उनसे पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था, तो शायन ने कल रात उसके साथ घटी सारी घटनाएं विस्तार से बताना शुरू करी और कहा कि खिड़की खोलने पर उनके सामने एक विशालकाय आकृति जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर खड़ी थी और इतना कहते कहते ही अचानक एक बार फिर वो बेहोश हो गए। कई कोशिशों के बाद जब उन्हें होश नहीं आया तो रात के करीबन 11 बजे डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने निरीक्षण करने के बाद घोषित किया कि शायन की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण करीबन आधे घंटे पहले ही हो चुकी थी। अचानक से हुई शायन की इस मौत का राज आज तक राज बना हुआ है और अचानक से हुई इन घटनाओं के कारण पूरा का पूरा परिवार सत्ते में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है। सुबह तक सबने इंतजार करने की सोची, क्योंकि इतनी रात गए अंतिम संस्कार की तैयारी करना बहुत मुश्किल वाला काम था। रात करीबन 2 बजे सब अपने अपने कमरे में चले गए और शायन का भतीजा पलाश बैठक में अपने चाचा की याद में आंसू बहाए जा रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, पर पलाश के मन में दुखों का पहाड़ उमड़ रहा था। सोने का बहुत प्रयास करने पर भी उसकी आंखें नहीं लग रही थी और तभी अचानक उसे खिड़की पर एक दस्तक सुनाई दी। पलाश ने पहले तो इसे अपना वहम माना, परंतु जब वो आवाज दोबारा आई तो वो उठकर खिड़की के सामने गया और खिड़की खोलने के लिए अपने हाथ आगे किए। रात के इस पहर में उस बैठक में पलाश के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। पलाश खिड़की को खोलने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे पीछे की ओर खींच लिया। पलाश ने अपनी नजरें कमरे के अंदर चारों तरफ दौड़ाई, परंतु वहां कोई भी मौजूद नहीं था। पलाश की समझने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। तभी उसे याद आया कि कुछ ऐसी ही घटना उसके चाचा जी के साथ हुई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगर पलाश ने खिड़की खोली होती तो शायद उसका अंजाम भी वही होता जो उसके चाचा जी का हुआ। उसे यकीन हो चला था कि हो न हो आज उसके बढ़ते हुए हाथों और कदमों को पीछे
पीछे की ओर खींचकर उसके मृत चाचा जी की आत्मा ने ही उसके प्राणों की रक्षा करी है। सारी रात इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार सारी प्रक्रियाएं संपन्न हुई और शायोन का शरीर एक बार फिर मिट्टी में मिल गया, परंतु आत्मा वो नहीं मरी, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, जो न तो कभी नष्ट होती है और न कभी मरती है। शायोन की मृत्यु को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई, परंतु उन घटनाओं से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पलाश की माने तो उसके चाचा जी घर वालों को बस इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अभी भी उनके आस पास हैं और कहीं गए नहीं हैं। उस रात पलाश सोते सोते अचानक ही उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रखा था। शायद उसने कोई सपना देखा था। उस रात सपने में कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा जी ही आए थे, जिन्होंने पलाश से कहा कि जो कमरा 5 सालों से बंद पड़ा था, अब वक्त आ गया है उसे खोलने का। उन्होंने उससे ये भी कहा कि इस चीज का ध्यान रखना कि घर का कोई भी सदस्य शाम के बाद उस कमरे के अंदर प्रवेश न करे और तुम हर दिन उस कमरे के अंदर लगी चादर को ठीक करोगे और साथ ही पानी का एक ग्लास बगल की टेबल पर रखोगे। अगले ही दिन शायोन के भतीजे पलाश ने अपने घर वालों के लाख मना करने के बावजूद वो सब करा जो शायोन ने पलाश के सपने में उससे कहा था। शाम ढलने से पहले उसने बिस्तर बना दिया और टेबल के ऊपर पानी का ग्लास भी रख दिया। गलती से भी कोई उस कमरे के अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए पलाश ने बाहर से एक ताला भी लगा दिया। ये रात कटनी पलाश के लिए काफी मुश्किल थी, क्योंकि वो यही जानने के लिए उत्सुक था कि अगली सुबह जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलेगा तो उसे क्या देखने को मिलेगा। रात का पहर पार हो, अब सुबह के 6 बज चुके थे। पलाश ने कमरे का दरवाजा खोला और आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पलंग पर लगा बिस्तर कुछ यूं मुड़ा हुआ था जगह जगह से, मानो जैसे किसी ने उस पलंग पर सोकर रात गुजारी हो। और आश्चर्यजनक रूप से पानी का ग्लास आधा से ज्यादा खाली था। हर दिन सुबह कमरा खोलने पर कुछ न कुछ अद्भुत वहां जरूर देखने को मिलता। कभी मेज पर किताब खोली पड़ी रहती, मानो जैसे कल रात कोई वहां किताब पढ़ रहा था। कमरे के अंदर रखी चप्पलें कभी बाथरूम के दरवाजे के पास तो कभी पलंग के पास मिलती। अलमारी का दरवाजा खुला मिलता तो कभी खिड़कियां खुली मिलती। दरवाजा बंद होने के बाद उस कमरे में क्या, कब और कैसे होता, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। परंतु इतना जरूर था कि शाम ढलने के बाद वहां कोई जरूर आता था और एक ऐसा जीवन जी रहा था जिसकी कल्पना हम अपनी कल्पनाओं में भी नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 6 पर। तो मैं पौंडीचेरी के एक एमएनसी में वाइस प्रेसिडेंट बनकर आया था।
पौंडीचेरी, यू नो, आई थिंक इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। मुझे वहां का माहौल इतना शांत और अच्छा लगा कि मैंने वहां हमेशा के लिए बस जाने का डिसीजन ले लिया। तो जब मैं वहां कोई अच्छा घर ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरे एजेंट ने मुझे वहां एक पुराना सा बंगलो दिखाया। सर 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 कच्चे रास्ते पर से नहीं जाएंगे सर, हम शॉर्ट कट देंगे बाय गॉड सर। आई टेल यू सर, एक बार आपने वो बंगलो देखा ना तो आप बोलेगा मेरे से, नायर ऐसा प्रॉपर्टी कभी देखा ही नहीं। ड्राइवर उधर से लेफ्ट लेना। सर सर वो देखो सर, एकदम स्वर्ग के माफिक सर, हेवन ऑन अर्थ। Wow, Dad, it's beautiful. Are we gonna buy it, Dad? Hey, Charles. It's really beautiful. Yeah, it is. It's really beautiful. And you see, कितना greenery है इधर. Huge garden, trees and all. Wow. पर नायर, ये कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। That's true. फ्रेंच पीरियड का है सर। मिस्टर डॉसन का फैमिली रहता था इधर, वो ब्रिटिश था। डॉसन 1920 तक फ्रेंच आर्मी में था सर मेजर। इधर 1947 में कंट्री आजाद हुआ, उधर डॉसन का डेथ। तो उसका बेटा जो है वो इधर लोकल में किसी को बेच कर इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया सर। फिर जो लोकल वाला है वो अभी डिसाइड किया इसको बेचने का। यूर राइट सर, इसको मेंटेन नहीं किया, आपको लेने के बाद थोड़ा रेनोवेट करवाना पड़ेगा। ओके। पर आई टेल यू सर, ऐसा प्रॉपर्टी आपको ईस्ट कोस्ट में मिलेगा ही नहीं, नेवर। एक्चुअली बंगलो मुझे बहुत पसंद आया था। इवन मेरे सन एरन एंड वाइफ जोई को भी बहुत पसंद आया था। वो तो बल्कि जैसे यहाँ आने के लिए पागल से हो रहे थे। खैर मैंने एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को बंगलो के रेनोवेशन का काम दिया एंड अबाउट 3-4 मंथ्स में काम पूरा भी हो गया और उस कॉन्ट्रैक्टर का मुझे फोन आया। हेलो हेलो, क्या मैं चार्ल्स सर से बात कर सकता हूँ? चार्ल्स से? सर आपका काम हो गया सर, आप कभी भी आके देख सकते हैं। ग्रेट। तो मैं आज शाम को ऑफिस से निकल कर पहुँचता हूँ वहाँ पे। ओके सर, मैं इधर आपका वेट करता हूँ। ओके बाय। ये रूम एरन का होगा, ठीक है? Wow, my room. चार्ल्स, ये तुम्हारी स्टडी है ना? यस। कैसा लगा? इट्स ब्यूटिफुल, लवली। और वहीं हमें एक पियानो दिखा, व्हाइट क्लॉथ से कवर किया हुआ एक ग्रैंड पियानो। ये क्या है? ओह, पियानो। मैंने बंगलो देखते वक्त नोटिस नहीं किया था इसे। बट इट्स ग्रेट। मे बी मिस्टर डॉसन अच्छे म्यूजिशियन रहे होंगे। Wow, Mama, piano. Can I play it? स्टॉप एरन। अभी तो आपने पियानो सीखना शुरू ही किया है। जब आप थोड़े सीख जाएंगे देन यू कैन प्ले इट, और तब तक इसको हाथ भी नहीं लगाना। ओके? ओके। हमने पियानो को वहीं रहने दिया। एक्चुअली शायद वो बरसों से वहीं रखा था और उस हॉल में वो जगह उस पियानो के लिए एकदम परफेक्ट थी। आरन उस पियानो को प्ले करने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसने बहुत जल्दी ही पियानो क्लासेस ज्वाइन किया और काफी जल्दी सीख भी गया। फिर एक दिन कुछ गेस्ट्स आए हुए थे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम Zoe asked him to play the same antique piano. Aaron, baby, come, play this piano. देखे तुमने कितना सीखा है? Really, Mama? Okay, now listen. पर कुछ देर में एरन पियानो नहीं बजा पाता। 2-4 कॉर्ड्स बजाकर रुक जाता है, जैसे उसे पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, और पियानो रिडिकुलसली साउंड करने लगता है, जैसे कोई बिल्कुल अनाड़ी बजा रहा हो। साथ में एरन की दर्द भरी आवाज। तभी अचानक जैसे उसे शॉक लगता है और वो चिल्लाता है, एरन, बेबी, तुम ऐसे गिर कैसे गए? एरन, व्हाट हैपेंड? एरन, कुछ तो बोलो बेटा, व्हाट हैपेंड? वो मुझे मार देगा। He will kill me.
कौन मारेगा तुम्हें? That old man. कौन old man बेटा? There's no old man here. Come, sweetheart. Come. There was something wrong. मैं समझ गया था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ये पियानो ही है। इसीलिए मैंने इससे छुटकारा पाने का डिसीजन लिया और मैंने इंटरनेट पे पियानो बेचने का एक ऐड दे दिया। पर मेरे इस डिसीजन के बाद तो जैसे मुश्किलें और बढ़ गई। चार्ल्स उठो। देखो वो पियानो बज रहा है। What are you saying, Zoe? कहीं और होगा Zoe, somewhere else. पियानो केवल हमारे पास ही तो नहीं है Zoe. Come on. सुनो ना, अपने हॉल से तो आवाज आ रही है। Can't you hear? पर वहां कौन हो सकता है? कौन बजा सकता है? आओ चलो चलकर देखते हैं। और हमने जो उस हॉल में जाकर देखा, पियानो अपने आप बज रहा था। Charles, look at this. इवन मैं उसकी रीड्स अप एंड डाउन होते हुए देख रहा था, पर वहां कोई नहीं था। There was no one. और फिर तो ये सिलसिला जैसे बढ़ता ही चला गया, जैसे रात को कोई चलकर पियानो तक जाता और उसको बजाता। ये सब हमने महसूस किया। हमने उसके चलने की आवाज भी सुनी थी। We have to do something, Charles. But what can we do, Zoe? I think let's go to the father. I think you're right, Zoe. Father Edward जरूर कुछ करेंगे। मैं कल सुबह ही वहां जाता हूं। और फिर हमने चर्च जाके जब फादर एडवर्ड को सब कुछ सुनाया, तो शाम तक हमारे बंगलो पर पहुंचे। Good evening, Father. Good evening, my child. God bless you. Father, come. आप क्या लेंगे, Father? Tea or coffee? No, Charles. मैं पहले पियानो देखना चाहता हूँ। Okay, Father. Come with us. और पियानो के पास आते ही फादर ठिठक कर रुक गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे he was feeling somebody. उन्होंने एक हाथ में क्रॉस पकड़ा और एक हाथ में बाइबल, and he started chanting some prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Most glorious Prince of the heavenly armies, Saint Michael the Archangel, defend us in our battle against principalities and powers, against the rulers of this world of darkness, against the spirits of wickedness in high places. Come to the assistance of men whom God has created in His likeness, and whom He has redeemed at a great price from the tyranny of the devil. In the name of Jesus Christ our Lord and God, strengthened by the intercession of the Immaculate Virgin Mary, Mother of God, of blessed Michael the Archangel, of the blessed apostles and Peter and Paul and all the saints, and powerful in the holy authority of our ministry, we confidently undertake to repulse the attacks and deceits of the devil. God of heaven, God of earth, God of angels, God of archangels, God of the patriarchs, God of the prophets, God of the apostles, God of the martyrs, God of confessors, God of virgins. और तभी हमें लगा कि जैसे वहां कोई है। Who are you? Tell me. कौन हो तुम? Who are you? Major Dawson. Jeff Dawson. Leave this house! Stay away from this house! No, I won't. You will leave this house, Dawson! You have to, Dawson! तुम्हें जाना होगा! You have to!
God, who has the power to give life after death and rest after work, we humbly prostrate ourselves before thy glorious majesty, and we beseech thee to deliver us by thy power from all the tyranny of the infernal spirits, from their snares, their lies, and their furious wickedness. डॉसन की आत्मा किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थी। फादर जितनी भी कोशिश करते उसका गुस्सा और बढ़ता जाता। Deign, O God, to grant us thy powerful protection and to keep us safe and sound. We beseech thee through Jesus Christ our Lord. Amen. Oh no! Oh! My God! What is going on in this house? उसके गुस्से से घर की चीजें उड़ उड़ कर गिरने लगी, टूटने लगी। जोई और एरन को ये सब देखकर डर के मारे जम गए थे। Aaron, come to me. ये सब क्या हो रहा है फादर? Aaron, डरो नहीं, मम्मा है तुम्हारे साथ। God is with us. Come to me, Aaron. Come here, my child. Stop, Dawson, stop! No, I won't. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका हल क्या है। डॉसन की आत्मा किसी भी कीमत पर वहां से जाने को तैयार नहीं थी। वो जहां जहां जा रहा था, फादर क्रॉस लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे और बाइबल और क्रॉस हाथों में लेकर चैंटिंग करते जा रहे थे। तभी हमें लगा कि जैसे डॉसन की आत्मा कुछ शांत हो रही है और तब फादर ने उससे बात करनी शुरू की। Why are you here? Dawson, answer me. तुम यहाँ क्यों आए हो? This is my house. They have infiltrated, not me. They tried to destroy my piano. Dawson, nobody will touch this piano. Now go! Leave this house and these innocent people. इन मासूमों को छोड़ के जाओ। No. क्या चाहते हो? तुम जाते क्यों नहीं? I said go! Okay, Dawson, okay. Tell me what you want. बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी दोस्त मेरी आखिरी सिम्फनी सुनना चाहते थे। Okay, Dawson, wait. I'll call your guests. Friends! Mr. Dawson wants you here. Let's join him tonight. मैं उन सबको बुलाऊंगा। आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। You are all welcome here. Come, my friends, come. और फिर फादर ने जब कुछ बोलना शुरू किया तो हॉल में धीरे धीरे जैसे कई आत्माएं आनी शुरू हो गई। आत्माओं की भीड़ बढ़ने लगी। हम उनकी आने की आहट और आपस में होने वाली बातें सुन सकते थे। जोई इन सब से बहुत डर गई थी। Stop it, father. Stop it. ये क्या कर रहे हैं आप? No, my child. हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। अब ये सब करना ही होगा। कुछ ही देर में कम से कम हॉल में 20-30 लोगों की आत्माएं आ चुकी थी। वैसे ही महफिल जम चुकी थी जैसे शायद बरसों पहले मिस्टर डॉसन की पार्टी में रही होगी। Welcome, friends. Have your seats. Now Mr. Dawson will play his last symphony. Then you will all leave from here. So, Mr. Dawson, अपनी सिम्फनी शुरू कीजिए।
ऐसा लगा जैसे लोग अपने चेयर से खड़े होकर क्लैप कर रहे हो। और फिर फादर बोले, गुड बाय मिस्टर डॉसन, मे योर सोल रेस्ट इन पीस, गॉड स्पीड। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। और फिर लगा जैसे मिस्टर डॉसन की जाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे वहां कुछ कभी हुआ ही नहीं हो। अपने पियानो पर अपनी आखिरी सिम्फनी प्ले करने की मिस्टर डॉसन की ख्वाहिश पूरी होती इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। जिंदगी तो चली गई, पर उनकी आत्मा अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शायद बरसों भटकती रही।